सर्कुलेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। ये 9 सिस्टम के बारे में हमने कल एक एक करके डिटेल्स में जाना था, है ना। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे आज, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे थे कि सर पीडीएफ मिलेगा नहीं, पीडीएफ मिलेगा, क्योंकि स्लाइड्स बहुत लंबा है। तो एक बार में खत्म होगा, एक आधा आधा करके खत्म होगा, क्योंकि बहुत सारे स्लाइड्स हैं, एक ही डे के अंदर में मैंने डाला है। तो जैसे ये पूरा स्लाइड्स खत्म हो जाएगा तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप में। डोंट वरी अबाउट पीडीएफ। सो एक और है। सो हम लोग चलेंगे अभी, आज का जो सेशन है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम। और डाइजेस्टिव सिस्टम से अंदर में सो मेन मेन ऑर्गन्स हैं, मेन मेन बीमारियां होती है उसके अंदर में कौन कौन सी, सो उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन प्रणाली, पाचन प्रणाली हिंदी में बोलते हैं उसको पाचन प्रणाली। और अंत में मैं सेशन के अंत में मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा, एक जरूरी इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। सो सेशन के एंड तक जरूर रहिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ना, इसको गैस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, इसके स्टडी को बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी आपने अक्सर सुना होगा, या फिर इसको जीआई, जीआई माने गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम। गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, गैस्ट्रो का माने होता है पेट, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन का होता है इंटेस्टाइन, तो पेट और इंटेस्टाइन को जोड़कर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम भी बोलते हैं, या जीआई ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक शॉर्ट में, जीआई ट्रैक। तो इसके स्टडी को बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजी। तो आपने अक्सर सुना होगा, इसके जो डॉक्टर होते हैं, स्पेशलिस्ट जो होते हैं, उसको बोलते हैं गैस्ट्रोलॉजिस्ट, है ना। जब भी पेट की कोई बीमारी होती है, या लीवर की कोई बीमारी होती है, या पेनक्रियास की कोई बीमारी होती है, गॉल ब्लैडर की कोई भी बीमारी होती है, आंतों की कोई बीमारी होती है, तो हम किसके पास जाएंगे? गैस्ट्रोलॉजिस्ट के पास। गैस्ट्रोलॉजिस्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम को बारीकी से स्पेशलिस्ट है उसके अंदर में, वो स्पेशल डॉक्टर होते हैं, सिर्फ उसने गैस्ट्रोलॉजिस्ट को, गैस्ट्रो जो हमारे इंटेस्टिनल ट्रैक है, ये पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके बारे में उसने अध्ययन किया होता है, तो उसका स्पेशलिस्ट होता है वो गैस्ट्रोलॉजिस्ट। तो जब भी हम यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है तो हम जनरल फिजिशियन में तो जाते ही हैं शुरू में, अगर वहां नहीं होता है तो फिर हम स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, वो होता है गैस्ट्रोलॉजिस्ट। याद रखिएगा इस नाम को, गैस्ट्रोलॉजिस्ट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक यानी कि हमारे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को अध्ययन करता है, और उसके बारे में वो स्पेशलिस्ट होता है। एमबीबीएस करने के बाद वो अलग से एक स्पेशलिस्ट कोर्स करता है, जिसको कहते हैं गैस्ट्रोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजिस्ट। स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, यानी मुंह से लगाने से लेकर निकालने तक, माउथ टू एनस, ये जो हमारा माउथ है, मुंह से लेकर एनस यानी नीचे वाले भाग जो होता है, वहां तक हमारा ये जाता है। ये हो गया एनस, है ना। ये तो पीला नहीं दिख रहा है, एक मिनट मैं बताता हूँ। मल द्वार जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो मल द्वार तक क्या होता है, मुंह से लगाने से लेकर मल द्वार से जब निकलता है तो उसको बोलते हैं गैस्ट्रो, सॉरी, स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस। इसको बंद कर देता हूँ। फिर इसके बाद इसके जो पार्ट्स होते हैं, माउथ होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड जो सलाइवा निकलता है, ईसोफेगस जो फूड पाइप बोलते हैं, उसके बाद स्टोमक, लीवर, गल ब्लैडर, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, रेक्टम एंड एनस। सबसे नीचे वाला भाग एनस, जिसको मलद्वार बोलते हैं। रेक्टम को बोलते हैं मलाशय, जहां पे मल आके जमा होता है और निकलता है एनस से, मलद्वार से, ठीक है। मलाशय और मलद्वार ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं, तो ये सारे इसके पार्ट्स होते हैं। डाइजेस्टिव जूसेस लाइक सलाइवा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल एसिड एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स हेल्प इन डाइजेशन। पाचन में कौन कौन सी चीजें मदद करता है? एक तो सलाइवा सबसे पहले मदद करेगा स्टार्च को पचाने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए। उसके बाद पेट में जाएगा तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ से, जिसको डाइजेस्टिव जूस भी बोलते हैं, या फिर गैस्ट्रिक जूस भी बोला जाता है, ठीक है ना, गैस्ट्रिक जूस, जिसको हिंदी में या संस्कृत में बोला जाता है आयुर्वेद में जठर अग्नि, जठर अग्नि, क्योंकि जठर का माने होता है पेट और अग्नि का माने होता है वो एसिड जो हीट होता है ना, ताप। तो हमारे बॉडी में सबसे हीट जो होता है वो होता है हमारा पेट। सो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड
और बाइल एसिड जो लीवर निकलता है, और बहुत सारे एंजाइम्स पेनक्रियाज भी निकलते हैं, गैस्ट्रिक जूसेस भी हमारा पेट भी निकलता है, हमारे आंतें भी निकलती हैं, बहुत सारे ऐसे जूसेस निकलता है, लीवर से निकलता है। ये सारे मिलकर भोजन को पचाने का काम करते हैं। एक ही काम का है उसका, पूरा मकसद एक ही है, टारगेट एक ही है कि भोजन को कैसे पचाया जाए पूरी तरह से। तो ये सारे हेल्प करते हैं, तो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्टम। इसका मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट इज लीवर। इस पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम का कंट्रोलर जो है ना, वो है लीवर। तो आज हम लीवर के बारे में जानेंगे, लीवर के फंक्शंस, लीवर क्या होता है, लीवर के डिसीजेस, ये सारे चीज हम आज पढ़ने वाले हैं। लीवर लीवर इज द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। पूरे डाइजेशन को लीवर ही कंट्रोल करता है। अगर लीवर बीमार होता है, लीवर ठीक नहीं रहता, लीवर फंक्शनिंग अच्छा नहीं रहता, तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है, और लोगों को भूख नहीं लगती, लोगों का खाना नहीं पचता, लोगों का टॉयलेट ठीक से नहीं हो पाता, पाइल्स, कॉन्स्टिपेशन आदि बहुत सारी बीमारियां लीवर के कारण होती है। तो पेट में जलन, पेट फूलना, ठीक है, ये सारी चीजें लीवर के कारण होता है। तो लीवर ही मेन इसका ऑर्गन है। लीवर इज द सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन इन आवर बॉडी। फर्स्ट लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारा स्किन। स्किन से बड़ा कोई ऑर्गन नहीं है, क्योंकि सर से लेकर पैर तक पूरा स्किन से ढका हुआ है। अगर स्किन को हम काट छील के अलग से रख दे, तो देखते हैं ना हम लोग कैसे किसी जानवर का स्किन पूरा छील के रखता है, तो उसका स्किन कितना बड़ा निकलता है, कितना भारी होता है। तो स्किन इज द सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, और सेकंड में आता है लीवर, ठीक है, या ऑर्गन में। और हम अगर हम देखेंगे कि इंटरनल ऑर्गन में सबसे बड़ा कौन है, तो वो है लीवर। लीवर सबसे बड़ा होता है इंटरनल में, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो लीवर सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गन में आता है। डिसीजेस इसके अंदर में क्या क्या हो सकता है, देखिए, गैस्ट्रिक हो सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के डिसीज के बारे में, एसिडिटी हो सकता है, इनडाइजेशन हो सकता है, खाना न पचना, मुंह में अल्सर होना, पेट में अल्सर होना, हर्निया, कोलोनजाइटिस, कोलन का कैंसर, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, लूज मोशन, वॉमिटिंग, डिसेंट्री, एपेंडाइटिस, एंट्रल गैस्ट्राइटिस, आईबीडी, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज, यानी हमारे जो आंतें हैं उसमें इन्फ्लामेशन होना, जिसको बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज। आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसमें इरेगुलर होता है, मैंने कभी टॉयलेट ठीक से होता है, कभी नहीं होता है, कभी दिन में 2-3 बार होता है, कभी होता नहीं है, नींद ठीक से नहीं लगता, खाना ठीक से नहीं पचता, टॉयलेट ठीक से क्लियर नहीं होता, ये आईबीएस का सिम्टम्स होता है। फैटी लीवर, फैट में जो लीवर फैट जमा होता है लीवर में। गॉल ब्लैडर स्टोन, गॉल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन होता है, गॉल ब्लैडर स्टोन होता है, गॉल ब्लैडर में पैचेस भी होता है, गॉल ब्लैडर के अंदर में एक ये भी होता है नूडल, मैंने सॉरी क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, उसमें गांठ गांठ जैसा होता है, या फिर उसमें एक है ना मसल्स का एक टुकड़ा जैसा निकलता है गॉल ब्लैडर के अंदर में, वो भी एक बीमारी होता है। तो डायबिटीज होता है, सेलिक डिसीज आंतों में होती है, ये पूरे डिसीज होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, बहुत सारे डिसीजेस होते हैं, ठीक है। तो फंक्शंस क्या है, फंक्शंस है प्रोसेस है, इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ये हमने बेसिक ऑफ न्यूट्रिशन में भी पढ़ा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो काम होता है वो इंजेक्शन से लेकर डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, ये 5 क्रियाएं इसके अंदर में होती है। इंजेक्शन जो होता है वो मुंह से होता है, और जो डाइजेशन होता है वो माउथ से लेकर हमारे स्टोमक और इंटेस्टाइन में, तीनों सब्सटेंस जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों मैक्रो न्यूट्रिएंट का डाइजेशन होता है। माइक्रो न्यूट्रिएंट का कभी भी डाइजेशन नहीं होता, याद रखिएगा। मैक्रो और माइक्रो में हमने क्या पढ़ा था, मैक्रो में पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, माइक्रो में पढ़ा था हमने सूक्ष्म पोषक तत्व जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है, उसके अंदर में हमने पढ़ा था विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन और मिनरल्स का भी डाइजेशन नहीं होता, ये एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि ये डाइजेस्ट होने के बाद कुछ बनता नहीं है, ये विटामिन का विटामिन ही रहता है, मिनरल्स का मिनरल्स रहता है। जैसे हम कोई भी चीज खाते हैं, मान लीजिए हमने संतरा खा लिया, तो इसके अंदर विटामिन सी है, तो ये विटामिन सी डाइजेस्ट होने के बाद नहीं बनने वाला, इसके अंदर विटामिन सी ऑलरेडी है, इसको बॉडी एब्जॉर्ब करती है। लेकिन जब हम भात खाते हैं तो भात के अंदर में ग्लूकोज होता है, शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, तो उसको पचाने के बाद ग्लूकोज बनता है, डायरेक्ट ग्लूकोज वहां से नहीं मिलेगा, उसको पचेगा तब मिलेगा। तो डाइजेशन होता है सिर्फ मैक्रोन्यूट्रिएंट का, माइक्रोन्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होता, वो सिर्फ डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। तो यह हमेशा याद, जैसे फैट डाइजेस्ट होगा तो क्या बनेगा, अमीनो एसिड, फैट डाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, फैटी एसिड, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो अमीनो एसिड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट बनेगा तो ग्लूकोज बनेगा। तो 3 अलग अलग सब्सटेंस बनता है जो बॉडी के लिए यूज होता है। एब्जॉर्प्शन, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत जो है वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने का काम छोटी आंत का है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन भी वही करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ब्लड वेजल्स चिपका रहता है ऐसे,
इंटेस्टाइन होता है ना, हमारे इंटेस्टाइन में ऐसे ऐसे करके एक उंगली जैसा होता है, ऐसे ऐसे शिराएं होती है, इसके अंदर पूरा ब्लड वेसल्स होता है, तो वहीं से वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में चला जाता है। उसी तरह से वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द लार्ज इंटेस्टाइन, ये हमने बेसिक न्यूट्रिशन में पढ़ाया था। एक्सक्रेशन जो होता है वो रेक्टम एंड एनस द्वारा होता है और सपोर्टेड बाय लीवर। ये होता है एक्सक्रेट होना यानी डिटॉक्स होना, ठीक है, इसको डिटॉक्स भी बोलते हैं। सो मल त्याग होना ये लीवर के सपोर्ट के द्वारा ही होता है। अगर लीवर फंक्शनिंग अच्छा नहीं रहेगा तो फिर ये एक्सक्रेशन भी अच्छा नहीं होगा, कब्जियत हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या फिर स्टूल लूज मोशन हो सकता है। बार बार लूज मोशन होना ये भी लीवर का फेलियर माना जाता है। तो इस तरह से लीवर इसको सपोर्ट करता है। इसका जो टेस्ट करना होता है, अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो 3 तरह के टेस्ट इसमें किया जाता है, 3-4 तरह के। जैसे यूएसजी अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे तो होल एब्डोमेन को हम लोग अल्ट्रासाउंड करेंगे, तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स में क्या क्या डिफेक्ट है उसको फोटोग्राफी, अल्ट्रासाउंड को बोलते हैं फोटोग्राफी। वो बाहर से फोटोग्राफी करेगा, बाहर से फोटोग्राफी करेगा तो विजुलाइज हो जाएगा कि लीवर में कहीं फैट तो नहीं है, कहीं लीवर में कुछ स्टोन वगैरह या कैल्शियम डिपोजिशन नहीं है कि नहीं है। कभी कभी लीवर में कैल्शियम डिपोजिशन होता है, कैल्सिफिकेशन बोलते हैं जिसको, वो कैल्शियम डिपोजिशन होता है, फैट डिपोजिशन होता है, लीवर में कहीं पे ट्यूमर ग्रोथ हो सकता है। तो ऐसे पेट में हो सकता है, आंत में हो सकता है, तो इसको हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी बाहर से देख सकते हैं। या फिर ब्लड टेस्ट भी किया जाता है, जैसे लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, एंजाइम्स का टेस्ट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे टेस्ट करके भी हम लोग जान सकते हैं। एलिप्टिक टेस्ट इसको बोलते हैं। एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी होता है जो कैमरा लगाते हैं, यहाँ से एक पाइप के एक तार के थ्रू कैमरा लगा जाता है, मुंह के अंदर में ढुकाते हैं और ये हमारा फूड पाइप को देखता है, फिर हमारे पेट को देखता है, फिर हमारे इंटेस्टाइन के ऊपरी वाला जो डुडेनल बोलते हैं, इंटेस्टाइन का जो ऊपरी भाग होता है उसको डुडेनल बोलते हैं, उसको डुडेनल को भी देखते हैं क्योंकि अंदर अंदर तो वो घुसेगा नहीं, वहां तक देखते हैं तो कहीं घाव है कि नहीं। घाव देखने के लिए एंडोस्कोपी किया जाता है। अगर पेट में कहीं घाव है, जलन है, पूरा पेट जलन है, खून की उल्टियां हो रही है, पेट दर्द बहुत ज्यादा में है ना, एकदम पेट दर्द से सहा नहीं जा रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको एंडोस्कोपी करके देखा जाता है कि कहीं अल्सर तो नहीं है। अल्सर नंबर 1, अल्सर को देखा जाता है। नंबर 2, कैंसर को देखा जाता है एंडोस्कोपी के थ्रू। तो ऐसे सीवियर केसेस में एंडोस्कोपी किया जाता है, क्योंकि एंडोस्कोपी बहुत कॉस्टली भी होता है, ज्यादा पैसे लगता है इसके, 3-4 हजार रुपये लग सकता है इसका, कहीं कहीं 2,000-2,500 में भी इसका टेस्ट होता है। 10 से 15 सेकंड का टेस्ट होता है, मुंह से पाइप ढुकाया जाता है, कैमरा और लाइट दोनों एक साथ होता है, वो रॉड में एक तार के थ्रू ढुकाया जाता है, हाँ तो कैसे बैठना पड़ता है, ढुकाया जाता है। तो वहां पे इससे फेगस में देखा जाता है कहीं पे कोई घाव या इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन माने कोई दाग वगैरह, इरोशन वगैरह है कि नहीं है, पैचेस वगैरह है कि नहीं है। पेट के अंदर के सभी भागों को ठीक से देखा जाता है, कहीं पे कोई घाव वगैरह है कि नहीं है। फिर आंखों में घुसा के भी देखा जाता है उसको। तो ऐसे 10-15 सेकंड लगता है उसको। तो इससे थोड़ा सा रिक्स भी, डर भी लगता है कि आदमियों को इसको कराने में। लेकिन बहुत सारे लोगों को मैंने देखा, पेशेंट ऐसे मिला है जो 5-5 बार, 4-4 बार एंडोस्कोपी करके थक चुका है, ठीक नहीं हो रहा है। वो लोग हमें हमारे मेरे पास भी आते हैं और 3-4 महीने खाने के बाद ठीक भी हुआ है। ऐसे लोग भी मेरे पास बहुत सारे लोग हैं। मैं तो एंडोस्कोपी का रिपोर्ट मानता हूँ जैसे गैस्ट्रिक का पेशेंट होता है, क्योंकि एंडोस्कोपी से देखा जाता है कि कहीं घाव है कि नहीं। तो घाव देखना जरूरी है। अगर घाव देखा जाता है तो उसके लिए हमारा बेस्ट प्रोडक्ट जो चलता है वो है टोटल एंटीऑक्सीडेंट। टोटल एंटीऑक्सीडेंट मल्टीविटामिन, जैसे ओम मोरिंगा हुआ, स्पारुलिना हुआ, या फिर व्हीट ग्रास हुआ, उसके साथ हम लोग कॉम्बिनेशन में फूड फाइबर दे देते हैं, तो फिर उसका काम हो जाता है। या तो फिर एलोवेरा जूस भी उसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से हम बीमारी को देख सकते हैं। टेस्ट कोलोनोस्कोपी जो होता है वो होता है हमारे कॉलोन, कॉलोन का माने होता है हमारे बड़ी आंत, बड़ी आंत को बोलते हैं कॉलोन, ठीक है ना। ऐसे ऊपर नीचे से ऊपर की हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, फिर ये पैरेलल में हो गया, ट्रांसपेरेंट में क्या इसको कुछ बोलते हैं, तो ट्रांजेक्शन क्या वैसे कुछ बोलते हैं, मुझे थोड़ा याद नहीं आ रहा है। एक होता है असेंडिंग और दूसरा होता है डिसेंडिंग, असेंडिंग और डिसेंडिंग, एक ऊपर की तरफ जाना, एक नीचे की तरफ, और क्या होता है पैरेलल, ठीक है। तो ऐसे ये कॉलोन, पूरा कॉलोन को देखता है नीचे से कैमरा, और हमारे एनस के थ्रू, मल द्वार के थ्रू लगाया जाता है। कहीं कोई पाइल्स अगर है तो उसको डिटेक्ट होता है। अगर आईबीडी का समस्या हो सकता है, किसी किसी को है ना, टॉयलेट करते समय दर्द होता है, खून निकल रहा है, तो ऐसे स्थिति में आंतों में कहीं घाव है कि नहीं है ना। नाभि के नीचे अगर पूरा दर्द है, ऐसे साइड साइड में, नाभि के नीचे ऐसे साइड साइड में, अगर लेफ्ट साइड कहीं असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, ये लेफ्ट और राइट में पड़ता है, तो अगर नाभि के आसपास इधर में कोई दर्द है, बहुत सारा पेन है, बर्निंग सेंसेशन है, और टॉयलेट करते समय में एकदम बहुत सारा दर्द होता है, खून निकलता है, तो ऐसी स्थिति में कोलोनोस्कोपी करके देखा जाता है कहीं कोई घाव है कि नहीं है, क्योंकि ये जल्द से जल्द इसको डिटेक्ट करना पड़ता है, नहीं तो कोलोनोस्कोपी के आंतें जो है सड़ जाती है
और आंतें सड़ने के बाद आंतों को काटा जाता है, ऑपरेशन ही होता है उसका। तो इसका ऐसी स्थिति में जल्द से जल्द कोलोनोस्कोपी करके देखना पड़ता है और तुरंत ही उसको ट्रीटमेंट में लाना पड़ता है। तो इसके लिए भी हमारे पास जो कोलोन के लिए अच्छा एक प्रोडक्ट है वो है लाइकोफिट। लाइकोफिट जो है ना, वो सिर्फ कॉलोन के हेल्थ के लिए बनाया गया है। जो जिसको भी कॉलोन का समस्या है उसको हम लाइकोफिट दे सकते हैं। उसके साथ टोटल एंटीऑक्सीडेंट देने का जरूरत नहीं, क्योंकि टोटल एंटीऑक्सीडेंट में जो इंग्रेडिएंट है कर्कुमिन, उसका डबल कर्कुमिन लाइकोफिट में लगाया गया है, लाइकोफिट के अंदर में। तो लाइकोफिट देने के बाद टोटल एंटीऑक्सीडेंट देने की जरूरत है। उसमें हम लोग व्हीट ग्रास देते हैं, क्योंकि जब कॉलोन में आंतों में जब समस्या होती है तो यूरिन में भी समस्या देखी जाती है। यूरिन भी थोड़ा थोड़ा लाल लाल दिखता है या फिर पीला पीला हो सकता है, या यूरिन में इन्फेक्शन भी देखा जा सकता है। तो ऐसे स्थिति में व्हीट ग्रास बहुत हेल्प करता है, क्योंकि क्या होता है कि ब्लीडिंग होता है। ब्लीडिंग हो जाने के बाद शरीर में खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन बहुत डाउन हो जाता है ऐसी स्थिति में। किडनी वाले पेशेंट में और कोलोनोस्कोपी और अल्सर वाले पेशेंट में लगभग लगभग हीमोग्लोबिन बहुत कम रहता है, डाउन हो जाता है। जितना 12 या 13 का आसपास में रहना चाहिए, वो हीमोग्लोबिन 10 में, 8 में, 9 में ऐसे में आता है। जब तक हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ेगा तब तक बीमारियां ठीक नहीं होगी। बीमारी को ठीक करने के लिए ही खून का जो क्वांटिटी है वो पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए बॉडी में, तब जाके, क्योंकि ब्लड ही रिपेयरिंग करता है हर चीज को। बॉडी में जितना भी रिपेयरिंग का काम होता है वो ब्लड करता है। तो अगर ब्लड ही कम है तो रिपेयरिंग कैसे होगा? अगर मिस्त्री कम रहेगा तो घर कैसे बनेगा? तो इस तरह ब्लड का क्वांटिटी बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हर बीमारियों में जो है, अगर क्रोनिक से क्रोनिक बीमारियां हैं तो उसमें देखा जाता है कि कहीं हीमोग्लोबिन तो कम नहीं है, जिसकी वजह से बीमारियां ठीक नहीं हो रही। तो ऐसी स्थिति में हम लोग व्हीट ग्रास जरूर रिकमेंड करना है, स्पाइरुलिना रिकमेंड कर सकते हैं, ओ मोरिंगा रिकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग कोलोन का जो हेल्थ बनाने के लिए हम लोग फ्रूट फाइबर भी हेल्प करता है, क्योंकि टॉयलेट जो है इसमें अटकना नहीं चाहिए, कॉन्स्टिपेशन नहीं होना चाहिए। कोलोन में अगर कोई भी समस्या होगा तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होनी चाहिए। लूज मोशन होने से कोलोन को रेस्ट मिलेगा तो वो अपने आप को हील कर सकता है। तो इसको क्रोनिक स्टेज तक नहीं ले जाना है। कोई भी पेशेंट रहेगा अगर क्रोनिक स्टेज में चला गया तो बहुत मुश्किल होता है इसको ठीक करना। नहीं तो आंतों को काट के फिर दूसरा अलग से उसको पाइप जोड़ा जाता है, फिर आंतों को बीच का वाला पोर्शन निकाल के दो सिरा को ऐसे दो सिरा को ऐसे जोड़ा जाता है। आंतों का ऑपरेशन ऐसे होता है। बीच वाला भाग जो जहाँ पे इन्फेक्शन है, जहाँ पे घाव है, जहाँ पे आंखें सड़ चुकी है, उसको काट के निकाला जाता है। और इसका जो काटा हुआ पोर्शन से बीच का निकल गया तो इसको साइड साइड को ऐसे जोड़ के ऑपरेशन किया जाता है। तो ऐसे में आंतों को जीवन भर फिर बहुत परेशानियां होती है। तो ऐसे स्थिति में तक पहुंचने से पहले ही फटाफट कोलोनोस्कोपी करके देखना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं फूड जर्नी इन द लिवर। लिवर का क्या इंपॉर्टेंट रोल है फूड जर्नी में? जो मेन ऑर्गन इन डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है वो है लीवर। देखिए, जब भी हम मुंह से कोई खाता है, मुंह से खाने के बाद कहाँ जाएगा? ये हमारे फूड पाइप में जाएगा। फूड पाइप में जाने के बाद कहाँ जाएगा? हमारे पेट में जाएगा। पेट से कहाँ जाएगा? सीधा इंटेस्टाइन में जाएगा। बट लीवर में तो कुछ जाता नहीं है। लीवर एक पार्ट है, ये सारी चीजों में मदद करता है, बट खाना जो है ना वो लीवर में नहीं पहुंचता, लेकिन पचने के बाद लीवर में पहुंचता है। पचने के बाद लीवर में अवश्य पचेगा। लेकिन लीवर क्या करते हैं? देखिए, यू चर्न द फूड, यू चून द फूड इनटू योर माउथ विथ योर टीथ। हम मुंह में जब खाना डालते हैं, या एक नंबर में क्या लिखा है माउथ में, दांत से उसको चबाते हैं, फिर उसके बाद स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में ये डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्टिव जूस के कारण ये डाइजेस्ट होता है, फिर इंटेस्टाइन में चला जाता है। यहाँ पर भी ये डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है न्यूट्रिएंट को, ठीक है ना। एनीथिंग दैट इज ईटेन, कोई भी खाना खाया जाता है, कंज्यूम वेदर इट इज फूड, अल्कोहल, मेडिसिन और टॉक्सिक, गेट फिल्टर बाय द लीवर। अब देखते हैं लीवर का क्या रोल है। जब भी कोई ऐसी चीजें जो हमें को नहीं खाना चाहिए था लेकिन हमने खा दिया, ठीक है, मान लीजिए जहर खा लिया, या फिर जो लोग अल्कोहल नहीं खाते थे वो लोग अल्कोहल खा लिया या ड्रग्स खा लिया, तो तुरंत क्या होगा? उसको वोमिट होगा। ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी को जो बचाने का जो मैकेनिज्म है ना, बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ये देखता है, वो है लीवर। लीवर देखता है कि आपने क्या खाया, लीवर देखता है कि मैंने क्या खाया, क्या ये फूड है, क्या ये अल्कोहल है, क्या ये कुछ मेडिसिन है, या फिर ये क्या कोई केमिकल है, क्या कोई टॉक्सिन है। मैंने क्या खाया ये लीवर देख रहा है कि मुंह से क्या ढुका, ये लीवर देखेगा, ठीक है। हालांकि लीवर में खाना जाता नहीं, बट लीवर को ये पता लगता है कि उसने क्या खाया है। वो लीवर मुंह की तरफ देखते रहता है हमेशा। तो ऐसी चीजें, अगर कोई भी चीज जो लीवर का डिक्शनरी में नहीं है वो आपने खा लिया, क्योंकि लीवर के पास एक बोला जाता है कि आयुर्वेद में, नेचुरोपैथी में भी बोला जाता है कि लीवर के पास एक डिक्शनरी है, एक कैटलॉग है, एक फूड लिस्ट है।
कि आदमी को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उसका एक लिस्ट है उसके अंदर में, उसके पास, ठीक है ना। तो उस लिस्ट से परे अगर कुछ आपने खा लिया अलग से जो लीवर के लिस्ट में नहीं है, तो लीवर क्या करेगा, उसको तुरंत ही बॉडी से निकालने की कोशिश करेगा, वॉमिट कराएगा। तो जब भी कोई स्मोक करता है पहली बार तो वो खांसता है। जब भी कोई पहली बार अल्कोहल लेता है, क्योंकि अल्कोहल तो लीवर का लिस्ट में नहीं है, लीवर का लिस्ट में अल्कोहल तो बाद में बना है। ह्यूमन बॉडी का जो साइंस है, जो बॉडी बना है, वो तो लाखों वर्ष पहले बना है। करोड़ों वर्ष पहले ह्यूमन का क्या हुआ, इस धरती पे आगमन हुआ। तो लीवर तो करोड़ों वर्ष पहले का है, बिलियंस मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले का है ना। ह्यूमन बॉडी तो उस समय तो ये सब चीजें था नहीं, उस समय सिर्फ नेचुरल चीजें ही था, फ्रूट्स था, वेजिटेबल्स था, पत्ते था, घास था, उस समय तो वही खाया जाता था। बाद में लोगों ने मांस खाना शुरू किया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे लीवर को आदत बनाते गया। लेकिन अब अल्कोहल जो है, अल्कोहल, ड्रग्स, मेडिसिन, ये सारी चीजें जो है, ये तो 21st सेंचुरी का है, 20th सेंचुरी का है। 100 साल ही आया हुआ होगा अभी, आया हुआ, क्योंकि मेडिकल साइंस बना है 1920 के आसपास में। मेडिकल साइंस जो एलोपैथी मेडिसिन है वो तो बना है 1940 के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है ना। उससे पहले ही कुछ साइंटिस्ट ने इसका पता लगाया कि मेडिकल मेडिसिन बोल के भी कुछ हम लोग बना सकते हैं जिससे तुरंत इलाज हो सके। तो 90s के पहले तो था ही नहीं है, उस समय तो सिर्फ घास पास ही चलता था, जड़ी बूटी जिसको बोलते हैं, वही घिसा पिसा के ही खिलाया जाता था, आयुर्वेद वाला ही सिस्टम चलता था, ठीक है ना। तो उस समय जो है लीवर को वही आदत है। तो जब भी हम कोई केमिकल या फिर कोई मेडिसिन वगैरह खाता है, जैसे बच्चे भी कोई दवाई खा लेते हैं तो तुरंत उल्टी करता है, क्योंकि लीवर के डिक्शनरी में वो है नहीं। लेकिन हम लोग खा खा के लीवर को वो डिक्शनरी में हम लोग उसको चिपका देते हैं। फिर कुछ समय बाद अल्कोहल खाने के बाद वॉमिट होना बंद करेगा, आदत हो जाता है ना। उसके बाद फिर लीवर को भी आदत हो गई है, उसके बाद फिर स्मोक खाते हैं, फिर खांसना बंद हो जाता है। तो लीवर को हैबिट बनाना पड़ता है किसी भी चीज का। तो कोई भी नई चीज जब हम एडॉप्ट करते हैं बॉडी के लिए, तो उसको हैबिट बनाने में टाइम लगता है। बस लीवर यही देखता है कि आप क्या खा रहे हैं। अगर कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो उसका डिक्शनरी में नहीं है, उसका लाइब्रेरी में नहीं है, उसका फूड लिस्ट में नहीं है, तो तुरंत तुरंत ही उल्टी करा सकता है। वो उसका डिफेंस मैकेनिज्म है, शरीर को बचाने के लिए वो सोचेगा कि कोई दुश्मन ढुका है, कोई दुश्मन जो है शरीर के अंदर में जा रहा है, ये लीवर दिखता है, ठीक है। तो इसीलिए उल्टियां होती है। उल्टियां होना सबसे अच्छी बात है। कभी भी पॉइजन किसी ने निगल लिया, उल्टी हो गया, बहुत अच्छी बात है ना। उल्टी करा के पॉइजन को निकाला जाता है ना, जबरदस्ती भी कराते हैं। नेचुरोपैथी में तो पंचकर्मा किया जाता है। पंचकर्मा में क्या करते हैं, सुबह सुबह पानी लगा के, सौंफ वाला पानी लगाते हैं, एक पूरा गट 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 पानी लगाते हैं पेट में, और उसके साथ ही उल्टी कराते हैं। उल्टी कराने से क्या होता है, उसको बोलते हैं पंचकर्मा। ये कराते समय पेट में जितने भी गंदगी रहते हैं ना, वो टॉक्सिक मटेरियल रहता है, वो सारा कुछ निकल जाता था। ऐसे करा के भी पेट को डिटॉक्स किया जाता है नेचुरोपैथी में। अगर आप नेचुरोपैथी में जाएंगे पंचकर्मा करने के लिए, तो डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ये प्रक्रिया वहां पे सिस्टम चलता है। सो लीवर का ये काम है। लीवर वर्क्स ऑन द फैमिलियरिटी फैक्टर। लीवर एक परिवार का हेड जो है ना, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम का एक हेड है। तो एक परिवार को, पूरा परिवार को लीवर देखता है और बचाता भी है। यहाँ देखिए, द लीवर इज एन एसेंशियल ऑर्गन दैट हैज मेनी फंक्शंस इन द बॉडी। बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में लीवर काम करता है, लीवर हेल्प करता है। बहुत सारे फंक्शन, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम ही नहीं, बहुत सारे और बाकी चीजों में भी करीब करीब 400 से 500 काम है जो बॉडी का, उसमें लीवर का कहीं ना कहीं हाथ रहता है, कहीं 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 सपोर्ट करता ही है। इंक्लूडिंग मेकिंग प्रोटीन बनाने में, ब्लड क्लॉटिंग में, खून को थक्का जमा, क्योंकि लीवर के पास ही सारे कुछ स्टोर होता है, तो वो देगा तभी तो काम होगा। हर चीज लीवर, तो लीवर के पास से स्टोर होता है, लीवर तो एक स्टोर हाउस है। तो बहुत सारे कामों में ये मदद करता है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ट्राइग्लिसराइड बनाने में। कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है, 70% बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लीवर बनाता है, जो हार्ट के लिए चाहिए, जो ब्रेन के लिए चाहिए, जो बॉडी के डेवलपमेंट के लिए चाहिए, जो जॉइंट्स के लिए चाहिए, ये सारी चीजें लीवर बनाता है। 70% कोलेस्ट्रॉल लीवर खुद बनाता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो कभी कभी एक्सेस बन जाता है तो फैट लीवर के ऊपर ही चिपक जाता है, क्योंकि हम लोग एक्सेस खा लेते हैं। बॉडी तो बना ही रहे, फिर भी हम लोग खा रहे हैं। तो ग्लाइकोजन मैंने शुगर को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में स्टोर करके रखता है। जब एनर्जी चाहिए तो फिर ग्लाइकोजन को शुगर में कन्वर्ट करके फिर दे देगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ग्लूकोज को ही ग्लाइकोजन में बनाता है लीवर, फिर ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करने के लिए ग्लाइकोजन बना के स्टोर करता है। फिर जब उस बॉडी को ग्लूकोज चाहिए होता है, फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर देता है।
बॉडी में, तो ये लीवर करता है। तो शुगर कंट्रोल भी लीवर करता है, सिंथेसिस। इसलिए जिस आदमी को शुगर बीमारी होता है उसका लीवर फैटी रहता है, लीवर फंक्शन अच्छा नहीं रहता। सो हम लोग शुगर वाले पेशेंट को हमेशा स्ट्रॉन्ग लिप देना है, डाई केयर के साथ, डाई जूस के साथ या मेसिसोनिन के साथ हमेशा स्ट्रॉन्ग लिप देना जरूरी है, क्योंकि शुगर वाले पेशेंट और हार्ट वाले पेशेंट का लीवर कमजोर होता ही है, चाहे भले ही रिपोर्ट में ठीक आए, बट क्योंकि लीवर रिपोर्ट में तो 70% एबव का ही बीमारी दिखा जाता है, 70% बिलो 70% तो नहीं दिखा जाता। वो तो पैरामीटर ही इसी तरह से बनाया गया है, क्योंकि हर पैरामीटर हर आदमी के साथ फिट नहीं होता, क्योंकि हर आदमी का लीवर का साइज एक जैसे नहीं होता। लीवर का साइज होता है, लीवर का जो वजन होता है ना, वो 1 किलो से लेकर 2.5 किलो यानी 2.3 किलो तक होता है। बॉडी का वेट के हिसाब से, बॉडी का साइज के हिसाब से लीवर का साइज होता है, ठीक है ना। एक छोटे वाले आदमी का और बड़े वाले आदमी का लीवर का साइज अलग अलग होता है, तो उस हिसाब से लीवर का फंक्शंस भी डिफरेंट होता है। तो पैरामीटर तो सबके लिए एक जैसा है, एडल्ट का पैरामीटर तो सबका एक ही जैसा है, तो उसमें देखा जाता है नॉर्मल, बट लीवर उसमें कुछ ना कुछ वीकनेस लीवर का रहता है। इसलिए जितने भी लिपिड प्रोफाइल वाले पेशेंट होते हैं, हार्ट वाले, जो जिसका लिपिड प्रोफाइल ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ आता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग लिप खिलाना जरूरी है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को वही कंट्रोल करता है। उसके बाद फिर जितने भी डायबिटिक पेशेंट वाले हैं तो उसको लीवर का सप्लीमेंट देना बहुत जरूरी है, बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके बाद लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन, ये मैंने बता दिया। राइट हैंड साइड कहाँ होता है लीवर, देखिए लीवर हमारे बॉडी, ठीक है ना, राइट हैंड साइड, दाया हाथ के तरफ, ठीक। ये हमारा जो एब्डोमिनल कैविटी है, पूरा पेट जो है ना, पेट का जो, पेट और हाथ का जो पूरा ये स्पेस है, उसका ठीक ऊपर में, और हमारे डायफ्राम, डायफ्राम माने जो लंग्स का जो नीचे वाला हिस्सा है, लंग्स का जो नीचे वाला हिस्सा है उसका नीचे, डायफ्राम के नीचे और एब्डोमिनल कैविटी के ऊपर लीवर यहाँ पे, ये इस एरिया में रहता है, ठीक है, दाएं साइड में इसका प्लेसमेंट वहां रहता है, राइट साइड ऑफ द बेली। द लीवर इज द बॉडीज लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन, अंदर में कोई सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है तो वो है लीवर। द लीवर इज कॉल्ड द सेकेंड ब्रेन ऑफ द बॉडी, पहला ब्रेन हमारे खोपड़ी के अंदर में है, सेकेंड ब्रेन है वो है लीवर, क्योंकि लीवर बॉडी के सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है, मदद करता है, हेल्प करता है। एक मिनट, बैटरी डाउन हो गया, ठीक है। तो सेकेंड ब्रेन, इसीलिए लीवर को सेकेंड ब्रेन भी बोला जाता है, क्योंकि लीवर जो है हमारे बॉडी के सारे, बहुत सारे फंक्शंस में मदद करता है। द प्रोसेस ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन इज परफॉर्म बाय द लीवर, बॉडी का जितने भी डिटॉक्सिफिकेशन का काम है वो लीवर करता है। कैसे करता है, अगर हम कोई टॉक्सिन्स खा लेते हैं तो टॉक्सिन्स मटेरियल को लीवर खींच लेता है पहले, फिर वो ब्लड के थ्रू भेज देता है किडनी में, और किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकालेगी। ऐसे मेडिसिन अगर हमने खा लिया, मेडिसिन में क्या होता है, केमिकल होता है, केमिकल को लीवर खींच लेगा, और वो खींच के केमिकल, हमेशा देखिएगा कोई भी आप कलर खाते हैं ना, कलर कभी भी स्टूल से नहीं निकलता है, कलर हमेशा पेशाब से निकलता है। आप लाल चीज खाइएगा, पेशाब में लाल जाएगा। आप पीले चीजों को खाएंगे, पीले दवाई खाएंगे तो पीला पेशाब आएगा, लाल रंग की दवाई खाएंगे लाल पेशाब आएगा। ऐसा होता है, देखा आपने। वो केमिकल कंपोनेंट अगर कुछ भी आप खा देते हैं, कोई भी केमिकल कलर खाते हैं या केमिकल कंपोनेंट खाते हैं, वो टॉक्सिक होता है, वो लीवर खींचता है, और खींच के वो ब्लड में भेजता है, वो किडनी में भेज देता है, ब्लड के थ्रू वो किडनी में जाएगा, किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के थ्रू निकालेगा। ये हमने प्रैक्टिकल भी किया है, इसमें अंदर में लॉजिक आप खुद भी देख लीजिएगा कि पेशाब मेरा पीला कैसे हो गया, पेशाब मेरा लाल क्यों हो गया, तो हमने क्या खाया था, कलर खाया था। तो कलर खाने से वो टॉक्सिक मटेरियल है वो लीवर खींचता है। तो डिटॉक्सिफिकेशन का काम, जैसे बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको लीवर अपने पास रख लेता है, ठीक है, और फिर उसको कहाँ से भेजना होता है वो डिटॉक्स करता है। तो डिटॉक्सिक मटेरियल जितने भी होते हैं वो लीवर खींच के रखता है। मेनी डिफरेंट डिसीजेस प्रोसेस कैन ऑकर इन लीवर, ठीक है। अलग अलग तरह के बीमारी, जो लीवर में जो इन्फेक्शन होता है ना, इन्फ्लामेशन होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, वो लीवर में भी होता है। जैसे हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस क्या है, लीवर में इन्फेक्शन, लीवर में इन्फेक्शन होने से हेपेटाइटिस होता है। फैटी लीवर अलग चीज है, हेपेटाइटिस अलग चीज है। फैटी लीवर है लीवर में फैट का जमा होना, ये फैटी लीवर, लीवर का वजन बढ़ता है, लीवर का साइज बढ़ता है, ये अल्ट्रासाउंड में देखा जाता है। लेकिन हेपेटाइटिस को अल्ट्रासाउंड में नहीं देखा जाता, उसको ब्लड टेस्ट के थ्रू देखा जाता है। ये है
वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस बोल के एक वायरस होता है, उसका इन्फेक्शन लीवर में पड़ता है तो लीवर का सेल डैमेज होता है। सिरोसिस, लीवर का सेल डैमेज होना, और लीवर का कैंसर, इज डैमेज, ये पूरा तरह डैमेज होता है, टॉक्सिन के थ्रू डैमेज होता है। फैट ज्यादा डिपोजिशन होने का वो भी टॉक्सिन है, तो वो भी इसके कारण भी लीवर का सेल डैमेज होता है। तो सेल डैमेज होना, इट इज कैंसर भी हो सकता है, सिरोसिस भी हो सकता है, फाइब्रोसिस भी हो सकता है, ठीक है। द लीवर इज इन्वॉल्व इन मेटाबॉलिज्म ऑफ मेनी टॉक्सिन, टॉक्सिन को मेटाबोलाइज करता है, माने उसको दूसरे फॉर्म में, जैसे मैंने बताया था ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके डिपॉजिट करता है, फिर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्सन करता है। मेटाबोलाइज माने केमिकल कंपाउंड में उसको कन्वर्ट करना। जैसे प्रोटीन मेटाबोलाइज होगा तो क्या बनेगा, एमिनो सॉरी ये बनेगा, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा तो अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड को भी मेटाबोलाइज करता है, एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करता है, शुगर को मेटाबोलाइज करके एनर्जी में कन्वर्ट करना, मेटाबोलिज्म माने उसको केमिकल चेंज करना। तो बहुत सारे ड्रग्स को केमिकल को, जैसे जैसे हम लोग हम लोग नहीं, बहुत सारे लोग जैसे सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीते हैं तो क्या जाता है, धुआं, धुआं क्या है, टॉक्सिक मटेरियल है, तो बॉडी उसको क्या करेगी, धुआं को फॉर्म में स्टोर नहीं करेगा ना, तो उसको मेटाबोलाइज करके क्या करेगा, फैट बनाएगा, क्योंकि बॉडी में जो डिपॉजिट होगा वो फैट होगा। तो स्मोक से भी बॉडी जो है में फैट डिपॉजिट होता है, स्मोक को भी बॉडी क्या करेगी, फैट में, ये क्या कौन करेगा, लीवर डिपॉजिट करेगा, उसको मेटाबोलाइज करके फैट बनाएगा, और फैट बना के उसको स्टोर करेगा। इसलिए अल्कोहल को भी क्या करेगा, अल्कोहल में क्या होता है, केमिकल होता है, तो केमिकल को क्या करेगा, लीवर क्या करेगा, उसको मेटाबोलाइज करके क्या बनाएगा, फैट, तो फैट बना के वो अपने पास स्टोर कर लेता है, वो टॉक्सिन है, इसीलिए अल्कोहलिक फैटी लिवर होता है। जो लोग अल्कोहल खाते हैं पीते हैं, उनका जो फैटी लिवर होता है उसको अल्कोहलिक फैटी लिवर बोला जाता है, इसीलिए क्योंकि अल्कोहल को फैट बना के मेटाबोलाइज करता है, और उसको, ये देखिए, ड्रग्स, मेडिसिन, केमिकल्स एंड नेचुरल सब्सटेंस सभी को मेटाबोलाइज करता है। ये देखिए लीवर यहाँ पे हम लोग देखते हैं, लीवर हमारे दाई तरफ, ये जो है ना, लीवर में दो लोब होता है, लोब बीच में जो कटा हुआ जैसा पोर्शन दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है ना, एक मिनट, ये कहाँ से आता है पता नहीं, सिग्नल, ये जो एक मिनट, ये जो है, ये है हमारा राइट लोब, ये है लेफ्ट लोब, ये लोब, लिवर के दो पार्ट होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा होता है, लेफ्ट को इसको लोब बोलते हैं, लोब, LOBE, लोब, ठीक है ना। तो इसमें बीच में कटा हुआ जैसे ऐसे दिख रहा है ना, ये कटा हुआ नहीं है एक्चुअल में, ये लिवर ही है बड़ा सा, तो इसको दो भाग होता है, राइट लोब और लेफ्ट लोब। तो कभी कभी रिपोर्ट में जो है ना, लेफ्ट लोब में इन्फ्लेमेशन है या कैल्सिफिकेशन है, ऐसे दिखाया रहता है, वहां पे लिखा रहता है लेफ्ट में है कि राइट में है, उसमें रिपोर्ट में कभी कभी लिखा रहता है लेफ्ट और राइट लोब बोल के लिखा रहता है। लोब कोई बीमारी नहीं है, लोब लीवर का पार्ट है, ठीक है। तो ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया, कितना बड़ा ऑर्गन है देखिए, कितना बड़ा, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुंच रहा है ना, इस छोर से लेकर उस छोर तक। तो ये लीवर का लोब हो गया। अभी हम यहाँ देखें, यहाँ नीचे में गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है ना, ये पेट हुआ, और इसके ये पेनक्रियास जो है पेट का पीछे में रहता है, तो दिखाई नहीं देता, यहाँ पे छोटा सा ये यहाँ पे येलो रंग का जो येलो पार्ट दिखा रहा है, इसी जो येलो, ये पेनक्रियास है, जो पेट का पीछे तरफ रहता है, स्प्लीन इसके पीछे में रहता है, पेनक्रियास के पीछे में ही रहता है स्प्लीन भी। स्प्लीन क्या है, अच्छा लीवर क्या है, अभी लीवर के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग। सो लीवर क्या है, एक मिनट इसको मिटा देते हैं, हाँ। तो लीवर इज द बिगेस्ट ऑर्गन, है ना, लार्जेस्ट ऑर्गन इन द इंटरनल बॉडी, यहाँ नीचे में देखेंगे ये लीवर। तो लीवर जो है ना, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है, अगर किसी को लीवर ट्रांसप्लांट करना है ना, तो किसी और का छोटा सा टुकड़ा, यानी कि 15% पार्ट भी अगर हम काट के डोनेट कर देते हैं, तो 15 से वो 100% बन जाता है कुछ दिनों के अंदर में। लीवर इतना फास्टेस्ट रीजेनरेट ऑर्गन है, सबसे फास्टेस्ट रिकवर करने वाला, खुद को रिपेयर करने वाला ऑर्गन है लीवर। बॉडी में सबसे ज्यादा रिकवर जो होता है ना, सबसे फास्टेस्ट रिकवर जो होता है वो होता है लीवर। लीवर खुद को जल्दी से जल्दी बना सकता है, जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकता है, इसलिए बोलते हैं ना, अल्कोहलिक फैटी लीवर वाले पेशेंट सिर्फ अल्कोहल को छोड़ दे तो 2-3 महीने में उसका फैटी लीवर अपने आप चला जाता है, और डाइट को कुछ कंट्रोल कर ले,
सिर्फ अल्कोहल को छोड़ दे, क्योंकि लीवर अपने आप को अच्छी तरह से बनाने में सक्षम है। किसी को अगर आपका 85% डोनेट कर दे, आप खुद 15% ही लीवर रख दे, छोटा सा ही लीवर रख दे, तो लीवर अपने आप ही फिर बड़ा हो जाएगा कुछ महीने के अंदर में। तो लीवर का इतना जो है बड़ा फास्टेस्ट रीजनरेट ऑर्गन है, क्योंकि लीवर आज सक्षम रहेगा तभी तो वो बाकी चीजों को कंट्रोल करेगा। तो लीवर सबसे फास्टेस्ट रीजनरेटिव करने वाला ऑर्गन है। तो स्टेजेस ऑफ लीवर डैमेज क्या होता है? हेल्दी लीवर देखते हैं हम लोग, सेकेंड में देखेंगे फैटी लीवर, थोड़ा पीला 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 बढ़ गया फैट, क्योंकि पीला होता है फैट। कोलेस्ट्रॉल भी पीला होता है, जो ब्लॉकेज होता है कोलेस्ट्रॉल का वो भी पीले रंग का होता है। तो ऐसे ऐसे अगर डैमेज हो जाए तो फिर इसके बाद लीवर फाइब्रोसिस बन जाता है और ज्यादा डैमेज होता है। जब सिरोसिस बन जाता है तो लीवर पूरा काला हो जाता है, काला और छोटा भी हो जाता है, सूख के थोड़ा छोटा भी हो जाता है। तो सिरोसिस होता है कैंसर स्टेज, फोर्थ स्टेज है ना। फैटी लिवर ग्रेड 1, फैटी लिवर ग्रेड 2, इसके बाद फाइब्रोसिस, उसके बाद सिरोसिस। फैटी लिवर का 2 स्टेज होता है, 3 4 स्टेज तक होता है फैटी लिवर का। फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। ग्रेड 4 तो सिरोसिस में चला जाता है, ठीक है। तो फैटी लिवर 1 को रिकवर ऐसे ही हो जाता है, क्योंकि 90% आदमी का फैटी लिवर आज की डेट में, अगर हम भी कोई दुबला पतला भी इंसान होता है तो भी वो जचाता है तो फैटी लिवर निकलता है, माइल्ड माइल्ड फैटी लिवर ग्रेड 1 ऐसा लिखा रहता है उसका रिपोर्ट में। अल्ट्रासाउंड अगर मैं जचाऊंगा, अल्ट्रासाउंड करूंगा तो मेरा भी फैटी लिवर निकलेगा। ये 90% केसेस में होता है, माइल्ड फैटी लिवर होता ही है, क्योंकि लिवर फैट खुद बनाता है, कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, हम लोग टॉक्सिक मेटेरियल खाते रहते हैं, उसको कन्वर्ट करके वो डिपोजिट रखता ही रहता है। तो ऐसे स्थिति में माइल्ड फैटी लिवर कॉमन हो गया, ठीक है ना। इसलिए टाइम टाइम पे हम लोग को स्ट्रॉन्ग लिप खाते रहना चाहिए। साल में एक बार अगर एक डब्बा स्ट्रॉन्ग लिप खा लिया, अभी तो 120 टेबलेट का आ गया है, तो आराम से उसको दिन में 2 बार खा के 2 महीने आराम से खा सकते हैं। तो ऐसे हर एक साल अगर हम एक स्ट्रॉन्ग लिप खाते रहे तो हम लीवर को हेल्दी रख सकते हैं। उससे ज्यादा करने का जरूरत नहीं, लीवर खुद को अपने आप को बना सकता है। बस कुछ बुरी आदतें हैं जो उसको छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतों पर कंट्रोल करना पड़ेगा, लीवर अपने आप हमेशा हेल्दी रहेगा। सो लीवर का जो साइज रहता है करीब करीब 12 सेंटीमीटर तक उसको नॉर्मल माना जाता है। 12 से ऊपर होने पर फैटी लिवर ग्रेड 1 माना जाता है, 13 14 15 16 तक ग्रेड 1 माना जाता है। उसके बाद 17 18 ग्रेड 2 माना जाता है, 19 20 तक मैंने बहुत सारे रिपोर्ट में देखा ग्रेड 2 में, है ना। जब फैटी लिवर ग्रेड 2 होता है या ग्रेड 1 थोड़ा सा बड़ा होता है या 15 16 17 के आसपास में होता है, तो उस समय जो सिम्टोम्स आते हैं, जो बॉडी में जो सिम्टोम्स आता है, खाना कम डाइजेस्ट होना, खाना खाने का मन न लगना, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, ऐसे सिम्टोम्स आता है। कभी कभी कंधे में दर्द होता है, क्योंकि लीवर का डायरेक्ट कनेक्शन इस दाएं वाले कंधे से होता है, तो कंधे में दर्द भी होता है। वॉमिटिंग होता है, क्योंकि टॉक्सिक मटेरियल निकलता नहीं है तो जबरदस्ती निकालना पड़ता है, तो इस तरह से कॉन्स्टिपेशन भी होता है, टॉयलेट ठीक से क्लियर नहीं होता, ये सिम्टोम्स देखे जाते हैं। पेट में कह रहे दर्द, पेट दर्द भी सिम्टोम्स होता है, दाई तरफ भी दर्द होता है, कभी कभी पेट में दर्द होता है, सीने में दर्द हो सकता है। ये लीवर का क्या डिफेक्ट होता है, लीवर का भी प्रॉब्लम में आता है। तो फैटी लिवर इन मैनेजमेंट चलिए देखते हैं। फैटी लिवर इज आल्सो नोन एज हेपेटिक स्टीरियोसिस। फैटी लिवर को हेपेटिक, हेपेटिक क्या होता है? हेपेटिक माने होता है लीवर का जो सेल होता है ना, लीवर के सेल को हेपेटिक सेल बोला जाता है। लीवर का सेल का नाम है हेपेटिक सेल, इसलिए लीवर में जो भी बीमारी होती है उसको हेपेटाइटिस या हेपेटाइटिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि लीवर के सेल्स को बोलते हैं हेपेटिक सेल। लीवर का सेल का नाम है हेपेटिक सेल। तो जो लीवर का स्टडी करने वाले होते हैं उसको हेपेटोलॉजी, लीवर का स्टडी को बोलते हैं हेपेटोलॉजी। इट हैपेंस व्हेन फैट बिल्ड्स अप इन द लीवर, लीवर में जब फैट जमा होता है। हैविंग स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट इन योर लीवर इज नॉर्मल, कम होने से जो नॉर्मल ही है, तो माइल्ड फैटी लिवर जिसको बोलते हैं वो नॉर्मल है। बट टू मच कैन बिकम अ हेल्थ प्रॉब्लम, ज्यादा होने से हेल्थ प्रॉब्लम आ जाता है। टू मच फैट इन योर लीवर कैन कॉज लीवर इन्फ्लामेशन, बहुत ज्यादा फैट अगर लीवर में डिपॉजिट होता है तो लीवर में इन्फ्लामेशन करेगा, लीवर में सूजन पैदा करेगा, लीवर को फुलाएगा, उसमें वो लीवर फूलेगा, लीवर में दाग होगा, घाव होगा, है ना, खरोच आएगी, which can damage your liver and create scarring, उसको डैमेज कर सकता है। इन सेवरल केसेस दिस स्कैरिंग कैन लीड टू लीवर फेलियर, जिसकी वजह से कभी कभी लीवर फेल भी हो जाता है। और लीवर फेल होने के बाद पूरा पेट का जो शरीर का जो पानी है ना वो पेट में जमा होता है, इसको कहते हैं लीवर सिरोसिस।
लिवर पूरी तरह से फेल, 90% लिवर डैमेज, और इसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। 90-95 तक डैमेज होता है, तब बॉडी का पूरा पानी पेट में जमा होने लगता है। व्हेन फैटी लिवर डेवलप्स इन समवन हु ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ अल्कोहल, जो लोग ज्यादा मात्रा में अल्कोहल पीते हैं और उसके उनका लिवर फैटी हो जाता है, तो उसको FLAD यानी कि अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज बोला जाता है। और जो जो कोई लोग, जैसे मैं अल्कोहल नहीं खाता हूं, अगर मुझे फैटी लिवर हुआ तो मैं मुझे बोलता है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज, NAFLD उसको बोला जाता है, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज। जो लोग अल्कोहल नहीं पीते उनका फैटी लिवर अगर होता है, कहा जाता है कि अल्कोहलिक फैटी लिवर से भी खतरा है नॉन अल्कोहलिक, अल्कोहलिक फैटी लिवर से खतरा है नॉन अल्कोहलिक। अब क्या है, अल्कोहलिक फैटी लिवर तो अल्कोहल खाना छोड़ देंगे, पीना छोड़ देंगे तो वो रिकवर कर लेगा, और कुछ डाइट में मेंटेन करेंगे तो रिकवर कर लेगा। लेकिन नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर क्या चीज से बना है पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो उसको डाइट में बहुत सारी चीजें कंट्रोल करना पड़ता है, उसको दवाई भी लेना पड़ता है, साथ में सप्लीमेंट्स भी लेना पड़ता है, और साथ में डाइट में बहुत उसको देखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर जो है ना, ये बहुत रिस्क फैक्टर होता है गॉल ब्लैडर के लिए। हालांकि फैटी लिवर दोनों ही गॉल ब्लैडर के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। गॉल ब्लैडर का अपना कोई काम है नहीं, वो तो खाली स्टोर करना है, तो उसका जो भी फंक्शन रहता है वो तो लीवर कंट्रोल करता है। तो गॉल ब्लैडर का पर्टिकुलरली कोई दवाई है ही नहीं मेडिकल साइंस में, इसलिए गॉल ब्लैडर का डायरेक्टली ऑपरेशन करके काट के निकाल देता है। अगर कोई इन्फ्लेमेशन हुआ, घाव हुआ, स्टोन हुआ, तो काट के निकाल दो भाई, क्योंकि उसका तो कहीं काम दिखता नहीं है, लेकिन उसका काम है, क्योंकि वो बाइल एसिड को स्टोर करता है। लिवर का दाहिना हाथ है भाई, अगर लिवर का दाहिना हाथ ही काट देंगे तो फिर जीवन भर आपको डाइट कंट्रोल करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि आप फैट को ठीक से डाइजेस्ट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि बाइल एसिड तो स्टोर नहीं है। तो ऐसे स्थिति आ जाता है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर में जो है, सबसे ज्यादा जो कंट्रोल में करना पड़ता है वो है फैट। फैट को, अगर किसी का नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर आता है तो फैट को बंद कर दो, क्योंकि फैट खुद तो लिवर कोलेस्ट्रॉल खुद ही बना रहा है, तो फैट खाने का जरूरत क्या है। तो फैट लेस खाना खाना चाहिए। जिसका भी गॉल ब्लैडर में स्टोन रहता है उसको तेल खाने से मना है डायरेक्टली। अगर वो तेल ना खाएं, गुड फैट खाएं। गुड फैट में क्या होता है, सीड्स एंड नट्स, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं वो गुड फैट के अंदर में आता है। उनको फैटी एसिड, ओमेगा 3 फैटी एसिड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा गॉल ब्लैडर स्टोन में। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो कि सीड्स एंड नट्स यानी ड्राई फ्रूट्स में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, सीड्स में पाए जाते हैं। फ्लैक्स सीड, चिया सीड, काजू, बादाम, आलमंड्स, अखरोट सबसे बढ़िया होता है, ठीक है ना, वालनट, ये सबसे बढ़िया होता है। और जिसको गॉल ब्लैडर का स्टोन है उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड का सप्लीमेंट्स भी आता है बाजार में, जैसे ऑरेंज के पास तो नहीं है, लेकिन मैं नेपाल से बहुत सारे सप्लीमेंट लेके बेचा हूँ ओमेगा 3 फैटी एसिड का। फ्लैक्सीड बोल के नेपाल में आता है, ऐसे ही फ्लैक्सीड बोल के, तो कैप्सूल में आता है। तो मैं बहुत ले जाके भूटान में भी बेचा, इंडिया में भी बेचा, बहुत बेचा, क्योंकि ऑरेंज के पास, हमारे पास तो ओमेगा 3 फैटी एसिड नहीं है, तो मैं दूसरे कंपनी का भी ला के दिया हूँ, क्योंकि जरूरत है। जैसे मैं गोविंद सर को भी दिया एक फाइटिका का ओमेगा 3 फैटी एसिड मैंने मंगाया था, फाइटिका बोल के कंपनी का, तो मैंने वो गोविंद सर को खिलाया था, क्योंकि उनका गॉल ब्लैडर में स्टोन है, तो उनको मैंने दिया था। क्योंकि गॉल ब्लैडर वाले स्टोन और फैटी लिवर को ये ओमेगा 3 फैटी एसिड मस्ट है, चाहिए। अगर नहीं है तो कहीं से बाजार से भी लेके, हम लोग अमेजोन से ऑर्डर करके भी ले सकते हैं, अच्छे अच्छे ब्रांड का मिलेगा, सस्ता भी है। तो मैंने ऐसे बहुत बेचा, क्योंकि जरूरत है, हमारे पास नहीं है तो हमने कहीं से मैनेज करना ही पड़ता है, क्योंकि जरूरत है ये। क्योंकि लोग तो ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते ना, सीड्स खाओ बोलेगा नहीं खाते हैं, या तो रेगुलरली सीड्स खाना पड़ेगा, फ्लैक्स सीड को फ्राई करके उसका पाउडर बना के पानी में घोल के खाना पड़ेगा, एक ये कर सकता है। लेकिन वो कच्चा फॉर्म में आएगा, रॉ फॉर्म में आएगा, नेचुरल आएगा, ठीक है ना। तो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिलता है, फिश ऑयल से मिलता है, फिश ऑयल का सप्लीमेंट आता है, फिश ऑयल, फ्लैक्स ऑयल बोल के आता है, या फिश ऑयल बोल के भी ओमेगा 3 फैटी एसिड मिलता है। ये गॉल ब्लैडर स्टोन को, या नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर या अल्कोहलिक फैटी लिवर, इसको चाहिए चाहिए। और हार्ट डिसीज को तो ये बहुत अच्छा रोल प्ले करेगा। जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है ना, उसको ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत अच्छा काम करेगा, ट्राइग्लिसराइड को डाउन करने में, कोलेस्ट्रॉल को डाउन करने में। तो ये जरूरत है, तो मैं बाजार से लाके भी देता हूँ पेशेंट को। अभी मैंने ले जाके स्टॉक में रखा हुआ है, वो नीरज सर को दिया 10 पीस, ये फ्लैक्सीड, पिछली बार ले जाके 2-3 बार ले जाके 10 पीस दिया उनको,
कि आप चलाते रहे, हार्ट वाले पेशेंट को चलाते रहे, गॉल ब्लैडर पेशेंट को चलाते रहे, फैटी लिवर को चलाते रहे, स्किन में भी अच्छा काम करता है फैट, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत ही एसेंशियल फैटी एसिड है, वो मैंने बताया था आपको न्यूट्रिशन में। बहुत एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारे बॉडी में, जिसका बॉडी नहीं बनाती, हमारे बाहर से लेना ही पड़ता है, और हम वही चीज नहीं ले रहे हैं, वही चीज का हमें बहुत डिफिशियंसी है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक बढ़ रहा है। हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं तो फ्लैक्सीड लाया भी था, डब्बा भी खाया हूँ, सप्लीमेंट भी खाया हूँ, और फ्लैक्सीड बोल के डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने लेके भी आया, उसको भी खाया मैंने एक एक चमचा करके। तो खाते रहना पड़ेगा हमें। देखिए हेल्दी लिवर और फैटी लिवर में क्या डिफरेंस, देखिए नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, NAFLD। डायग्नोस कैसे होता है इसका, लिवर का ब्लड टेस्ट से भी, लिवर फंक्शन टेस्ट LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें देखा जाता है एसजीपीटी, SGOT, अल्कलाइन फास्फेट, उसके बाद अल्बुमिन, प्रोटीन, सभी कुछ देखा जाता है कि क्या क्या बढ़ा हुआ है, क्या क्या घटा हुआ है। अगर बढ़ा हुआ है तो उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अल्ट्रासाउंड के थ्रू भी फैटी लिवर को देखा जाता है, सीटी स्कैन के थ्रू, इसमें अगर कोई मेजर प्रॉब्लम है तो देखा नहीं, बीमारी नहीं दिख रहा है तो सीटी स्कैन के थ्रू भी देखा जाता है, MRI भी करते हैं कभी कभी, लीवर का बायोप्सी भी किया जाता है। तो इस तरह से लीवर को हम लोग ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देख सकते हैं ट्रीटमेंट फॉर फैटी लिवर। कितना टाइम हुआ, ए टाइम बहुत हो गया, 8:15 हो गया। चलिए आज यहीं तक एंड करें क्योंकि स्लाइड्स बहुत लंबा है। तो कल हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर के बारे में, कल यहाँ से, कल नहीं, 5 तारीख को, कल और परसों 2 दिन क्लास नहीं होगा, 3 तारीख 4 तारीख को क्लास नहीं है, 5 तारीख को क्लास होगा। और 5 तारीख सुबह सभी कोई ठीक 7:30 बजे अटेंड, क्योंकि मैंने 7:30 बजे इसलिए रखा है क्योंकि सुबह वॉकिंग का टाइम होता है, तो वॉकिंग जाने जाते टाइम निकल जाता है, तो इसलिए मैंने नहीं रखा। अच्छा, और एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए, यहाँ से हम लोग, अच्छा एक मिनट, ठीक है, ये ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर यहाँ तक हमने क्लोज किया। अभी भी बहुत स्लाइड बाकी है क्योंकि डाइट अभी आना बाकी है, ट्रीटमेंट में हम लोग है, तो अभी ये सेशन चलेगा, अभी ये बहुत लंबा है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। 5 तारीख सुबह हम लोग फिर मिलेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए एक जरूरी इंफॉर्मेशन क्या था, वो था कि ये जो झूम आईडी है ना, ये अभी खत्म होने वाला है, ठीक है ना, ये झूम आईडी जो है वो खत्म